Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of December 2020, Monday. Inspiration of the day is to live a creative life, we must lose our fear of being wrong. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Centrum Bharat Pe Liberty Group in race for PMC ban. Steel Baron Sanjeev Gupta's Liberty Group of the UK, as well as Jaspal Singh Bindra led Central Group and Bharat Pay combined. Both these two business families from the Mumbai and Hyderabad have shown keen interest for running Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, that is also called as PMC Bank. And it is the first time in the history that the corporates, more specifically non-banking financial companies with high net worth individual, have shown interest into taking over of urban cooperative bank, that is UCBs. और अभी हमको रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि जो आरबीआई की वर्किंग ग्रुप की कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, उन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री हाउसेस थे, बिजनेस हाउसेस थे, उनको बैंकिंग सिस्टम में ऑपरेट करने की या किसी बैंक्स को ओन करने की परमिशन दे दी गई थी, या हम ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट हाउसेस को, इंडस्ट्री हाउसेस को अलाउ कर दिया गया था कि इफ़ दे वांट दे कैन ओन द बैंक एज वेल. तो फर्स्ट टाइम दो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है. रिसेंटली हम सभी को पता है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी डिपॉजिट्स को लेकर. पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स वर नॉट एबल टू ऑनर द डिपॉजिटर्स रिक्वेस्ट. कैश मिसमैच को लेकर के, लायबिलिटी मिसमैच को लेकर के पीएमसी बैंक में फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट हो गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स पर रेगुलेशंस टाइट कर दिए थे. पीएमसी बैंक जब बेसिकली कोलैप्स हुआ था, उसके बाद कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी इंडिया के कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में जो कि सामने आई, जो कि बहुत टाइम से इग्नोर्ड थी. ऑल्दो रिसेंट टाइम से इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं एनपीए को लेकर के, मैनेजमेंट ऑफ पीपल को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के. लेकिन अगर मोर स्पेसिफिकली हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज थे जो कि पीएमसी क्राइसिस के बाद सामने आ गए, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज अनरिजॉल्व एनपीएस, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में डुअल कंट्रोल होता था. आरबीआई के कुछ नॉर्म्स एप्लीकेबल होते थे और वैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी वो रेगुलेट करती थी कोऑपरेटिव बैंक्स को. आरबीआई का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता था कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के. तो कंटिन्यूअसली उनके एनपीए बढ़ रहे थे. सोसाइटीज़ वर नॉट एक्चुअली एबल टू मैनेज दिस एनपीए प्रॉब्लम. हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना भी पता हो, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं क्या, हमने कई बार अपनी न्यूज़ में डिस्कस भी किया होगा, सुना भी होगा. कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं. कहीं पर ये कोइंसाइड भी करते हैं एक दूसरे से. लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर बेसिकली फाइनेंशियल एंटिटीज दैट वी ऑल नो, स्टैब्लिश्ड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स. इट मीन्स कुछ इंडिविजुअल्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, साथ में आते हैं, कुछ मनी पूल अप करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे बैंक स्टार्ट करते हैं कॉपरेशन के बेसिस पे. दिस मीन्स दैट द कस्टमर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक्स आर also its owner. So cooperative banks are financial entities established on cooperative basis belonging to its member. Basically, customers of cooperative banks are the real owner of the cooperative banks, and these cooperative banks provide a wide range of regular banking and financial services just like nationalized banks and commercial banks. तो यहाँ पर एक की डिफरेंस जो हमें नज़र आया वो क्या है, जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं उनमें जो ओनर होती है वो गवर्नमेंट, जितने पीएसबीज होते हैं उसमें गवर्नमेंट ओनर होती है, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो कस्टमर्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के वही उसके रियल ओनर होते हैं. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. जब भी कोऑपरेटिव बैंक्स एग्जिस्टेंस में आया था इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, उसमें सेविंग हैबिट डेवलप करी जाए. नो डाउट दीज कोऑपरेटिव बैंक्स हैव प्लेड a very important role into the development of
इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कोऑपरेटिव बैंक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट लास्ट कुछ टाइम से डुअल कंट्रोल के कारण इनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज या चैलेंजेस जनरेट हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, दो तरह के बैंक्स होते हैं, अर्बन और रूरल। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कुड ईदर बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म in nature. Further, short-term cooperative credit institutions are further divided or can be subdivided into state cooperative banks, district central cooperative banks, primary agriculture credit societies. और अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो दे कुड बी ईदर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आते हैं रूरल में। और अर्बन में इट कुड बी आइदर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। और इसके बाद अगर हम शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड को भी डिवाइड करना चाहें, इट कुड बी मल्टी स्टेट cooperative banks and single state cooperative bank depending on their scope of business। अगर एक स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं तो सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अगर मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मल्टीपल स्टेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इस तरह का बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना आप समझ सकते हैं कि अर्बन रूरल कई तरह से डिवाइड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और वी कैन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। रूरल में जिसमें कई सारी स्टेट्स कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आती हैं। अगर अर्बन कॉपरेटिव्स की बात करें तो उसमें शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू मल्टी स्टेट्स और सिंगल स्टेट्स। तो जब भी पीएमसी बैंक में क्राइसिस आई थी तो आरबीआई ने विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जैसे कि जो पुअर सेक्शन, बेसिकली कॉपरेटिव अगर बैंक्स की बात करें तो उसके जो कस्टमर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, बहुत छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि कस्टमर और ओनर दोनों का काम करते हैं, वो आपस में मिलकर के अपने लिए खुद एक बैंक बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स नहीं होते। और जब इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स में डिपॉजिट्स रिस्ट्रिक्ट को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, देन इन दैट केस जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो पुअर कस्टमर्स होते हैं, स्मॉल कस्टमर्स होते हैं, दे सफ़र अ लॉट ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। जब पीएमसी बैंक में क्राइसिस आई थी तो आरबीआई ने भी यही किया था, विड्रॉल को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो पीएमसी बैंक के क्राइसिस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ना कि केवल एनपीए की, बट द बिजनेस मॉडल, वाटर थिन प्रॉफिट मार्जिन, poor regulatory response, overarching strategy for economic policy, there were the number of issues that came into limelight after this crisis। और इसके बाद हमने भी डिस्कस किया था, और आपने अगर कंटिन्यूसली अगर आप न्यूज़ फॉलो करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, रेगुलेशंस को लेकर के, कंट्रोल को लेकर के भी आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। तो आज की न्यूज़ में जो रिसेंटली वर्किंग ग्रुप की जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर दो बिजनेस हाउसेस ने पीएमसी बैंक को एक्वायर करने के, टेक ओवर करने के लिए या रन करने के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। एंड द विनर फॉर द पीएमसी बैंक विल कंटिन्यू टू रन इट एज द यूएसबी, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ यूएसबी लाइसेंस टू दैट ऑफ यूनिवर्सल बैंक इज रूल्ड आउट एज पर द सोर्सेस। तो जो भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स थे, जो सूटर्स थे, क्रेडिटर्स थे, दे आर नाउ एट अ सम रिलैक्स पोजीशन अगर कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस पीएमसी को एक्वायर कर लेता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। मिनिस्ट्रीज फेस कैश क्रंच एज विंटर सेशन स्क्रैप्ड। Scrapping the winter session has left central ministries and departments for lurch in terms of additional cash and getting savings from other departments to meet their immediate expenses। तो जो विंटर सेशन कैंसिल हुआ है उसको लेकर के जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली वेरी मच इन वरीसम सिचुएशन। व्हाई दे आर सो मच इन वरी? Because of this COVID-19 pandemic, the expenditure by the central ministries and departments has been much more as compared to the budgeted allocation। तो जो विंटर सेशन में जो एडिशनल डिमांड्स करते हैं डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज कैश की, फॉर मीटिंग आउट देयर एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग आउट देयर पॉलिसी एक्सपेंडिचर, वो एडिशनल डिमांड्स अब नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में फेस द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन।
And this is because there is no supplementary demand for grants before the budget session, which usually start in the late January. The supplementary demand is generally placed in February. और कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उनका ये कहना है कि दिस कैंसलेशन और स्क्रैपिंग ऑफ विंटर सेशन में लीड्स टू द financial distress situation into the central ministries and the department, and it further impact the existing central schemes and even on the new ones which are planned or in the pipeline for upcoming budget. तो ऐसा कहना है कि अगर इस बार डिपार्टमेंट्स को, जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, उनको अगर प्रॉपरली फाइनेंस नहीं अवेलेबल होता है तो ये जो करंट सेंट्रल स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, दोनों ही तरह की स्कीम्स suffer करेंगी because of the lack of fund. And since the supplementary demand for the grant is subject to the parliament approval, any mobilization of the additional resources even within the department require its notes. तो अगर कभी भी कोई भी मिनिस्ट्री अगर एडिशनल फंड की डिमांड करती है या किसी एक मिनिस्ट्री में जो फंड वो से सेफ हो गया या एक्सपेंडिचर उसका नहीं हो पाया, तो जो उसका रिमेनिंग फंड है वो दूसरी मिनिस्ट्री को ट्रांसफ़र करते हैं. कोई भी विद इन द अगर डिपार्टमेंट भी फंड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है या एडिशनल एलोकेशन हो रहा है किसी डिपार्टमेंट को या किसी मिनिस्ट्री को, तो दैट एलोकेशन, एडिशनल एलोकेशन, सप्लीमेंट्री डिमांड्स for grant all require the parliamentary approval. Without the approval of the parliament, executive cannot even withdraw 1 rupees from consolidated fund of India. तो अगर विंटर सेशन स्क्रैप हो गया है तो जो मिनिस्ट्रीज डिमांड करने वाली थी डेफिनेटली वो डिमांड नहीं हो पाएगी. पार्लियामेंट जब रन नहीं करेगा तो उसमें अप्रूवल नहीं होगा, एंड दैट में अफेक्ट देयर existing central scheme as well as the upcoming central schemes. And these are the some expenditure was budgeted estimates and the actual estimates of very important ministries: food and consumer affairs, rural development, health and family welfare. फाइनेंशियल ईयर 21 का ये बजटेड एस्टिमेट्स है जो कि डार्क बार में है, जो लाइट ग्रे बार में दैट वाज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम केसेस में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स में भी, रूरल डेवलपमेंट में भी जो एलोकेटेड अमाउंट था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, और इसी एक्सेस अमाउंट के लिए एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो हैं वो मिनिस्ट्रीज डालती हैं इनटू विंटर सेशन, और विंटर सेशन स्क्रैप होने के बाद दिस एडिशनल डिमांड्स कैन नॉट बी मीट आउट एंड दैट फर्दर इम्पैक्ट द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंटर गवर्नमेंट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5, रिलैक्स्ड फिस्कल कंसोलिडेशन इन बजट इकोनॉमिस्ट. जैसा कि हम सभी को पता है इंडिया में बजट आने वाला है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर से डिस्कस करती है कि उनका क्या ओपिनियन है, व्हाट दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अपकमिंग बजट, व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट इनटू द अपकमिंग बजट. तो इसे बोलते हैं प्री बजट सेशन. तो इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, जिनसे ओपन फोरम में गवर्नमेंट सजेशंस इनवाइट करती है, ओपिनियंस इनवाइट करती है, और प्री बजट डिस्कशन और सेशन चलता है जिनके रिकमेंडेशंस, सजेशंस के बेसिस पर बजट में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, बजट को प्रिपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी. तो हम सभी को पता है गवर्नमेंट इस समय रिसेंट टाइम से बजट सेशन चला रही है, कई सारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ से भी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ है उनके जो सजेशंस थे उसको भी हमने पिछले कुछ न्यूज़ में डिस्कस किया. अगर आपको याद हो, फिर कंटिन्यूसली फॉलोइंग माई न्यूज़. आज की न्यूज़ में क्या है, आज की न्यूज़ में बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि जो अपकमिंग बजट आने वाला है उस बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें अभी एज पर द करंट पैंडेमिक सिचुएशन इंडिया में रिलैक्स्ड फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन करना चाहिए, या बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम बोलें कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिस्कल कंसोलिडेशन को, फिस्कल प्रूडेंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहिए. फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन को रिलैक्स करने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट बहुत स्ट्रिक्ट रख दिए जाएँ. इस बार गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर लिबरल होकर के करना पड़ेगा, रिलैक्स होकर के एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ना कि फिस्कल डेफिसिट पर ध्यान देना चाहिए कि इतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इतना लोन बढ़ रहा है. सो दिस टाइम द इकोनॉमिस्ट आर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शुड गो फॉर रिलैक्स्ड फिजिकल डेफिसिट कंसोलिडेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस,
high expenditure or high fiscal deficit target, economists were also focusing on building the agriculture infrastructure, building the health and मेडिकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस समय इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फोकस है उसमें ये भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करने का टाइम अब नहीं है। गवर्नमेंट शुड स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। Apart from these recommendations, economists are also urging the government to take measures in order to improve the export and import of country India. Amid a stress revenue position and spending pressure to spur economic activity due to COVID-19, fiscal deficit has already crossed the budgeted estimates by 20% by the end of October. तो पैंडमिक की सिचुएशन हम सभी जानते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने जो भी अपने लिए फिजिकल डेफिसिट के टारगेट सेटअप किए थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट्स के जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स थे वो ब्रीच हुए हैं। गवर्नमेंट ने एस्केप क्लॉज था वो इन्वोक किया था और इसी को लेकर के इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि आगे आने वाले बजट सेशन में भी गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो फोकस है इट शुड बी ऑन हाई एंड एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर। जो फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स हैं वो आगे आने वाले कुछ सालों में जब हम पैंडेमिक से बाहर निकल आएंगे तब वापस से अचीव किए जा सकते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड रिवाइवल की है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है। तो डिमांड रिवाइवल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोनों ही हाई एक्सपेंडिचर करने से या इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से इम्प्रूव होंगे। इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो इस समय गवर्नमेंट को इस बात के लिए सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इस बार फिजिकल डेफिसिट पर कम फोकस करना चाहिए रादर देन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल। और अगर हम इस बार के भी बजट एस्टिमेट्स को देखें जो एलोकेशंस हुए, चाहे वो मिनिस्ट्रीज को जो एलोकेशंस हुए हैं, फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया, एस्टिमेटेड बजट रखा गया, जो रिवेन्यू कलेक्शन के जो बजटेड एस्टिमेट्स हैं, वो सारे एस्टिमेट्स इस बार रॉन्ग प्रूफ हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड ट्रिगर्ड लॉकडाउन। जो कोविड ट्रिगर जो पैंडेमिक आया था, लॉकडाउन आया था, उसकी वजह से चाहे वो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ हो, चाहे वो जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या स्टेट गवर्नमेंट से उनके जो एक्सपेंडिचर हुए हों, वो सब बजटेड एस्टिमेट से डिफरेंट है। जो एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टार्ट किया था, एस्टिमेट्स किया था, एंटिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि इतना रिवेन्यू कलेक्शन होगा, इस मिनिस्ट्री को इतना लोकेशन करना है, ये मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर स्कीम्स पर इतना इतना एक्सपेंडिचर करेगी। डिफरेंट डिफरेंट जो एलोकेशंस किए गए थे वो सब इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 की वजह से मिसमैच हो गए हैं। And as per the economists, the actual yardstick should be 12 ट्रिलियन अंडर द मार्केट बोरोइंग। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मार्केट बोरोइंग की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट वो कह रहे हैं 12 ट्रिलियन गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग कर सकती है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। जबकि अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 9.5 ट्रिलियन की मार्केट बोरोइंग हो चुकी है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑलरेडी 9.53 ट्रिलियन का टारगेट टच कर चुका है। तो एज पर द इकोनॉमिस्ट, सेंट्रल स्टिल हैज द रूम फॉर 2.47 ट्रिलियन ऑफ फिजिकल डेफिसिट इनटू द नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो ये तो सारे इकोनॉमिस्ट के सजेशन हैं या जो हम कह सकते हैं वेटरन्स के सजेशन हैं, एक्सपर्ट्स के सजेशन हैं। गवर्नमेंट कितना फिजिकल कंसोलिडेशन करती है या प्रूडेंस पर ध्यान रखती है ये बजट में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज सजेशंस, CII stands for Confederation of Indian Industry. It is also one of the representative body of business or houses or industries in India. तो CII ने भी अपने रिकमेंडेशन दी हैं। उसने कहा है इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्रीज को, PSB को रिवाइव करने के लिए द गवर्नमेंट शुड क्रिएट मल्टीपल बैड बैंक्स। और बैड बैंक्स क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCs। उनको बैड बैंक्स भी बोला था। बेसिकली ARCs जो है वो बैंक से लोन खरीदती हैं, बैड लोन्स खरीदते हैं, इसलिए कई कई बार उनको बैड बैंक्स भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि बैड बैंक्स क्या है, कैसे बैंक्स जिनकी NPA ज़्यादा उनको बैड बैंक्स बोलते हैं, नहीं। बैड बैंक्स आर बेसिकली द कॉमन नेम ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCs। तो CII का ये कहना है कि गवर्नमेंट को इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, जो राइजिंग NPA उसको, उस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए कई सारे और बैड बैंक्स क्रिएट करने चाहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARCs को क्रिएट करना चाहिए।
Otherwise, the adverse impact of accumulated bad loans on public sector may further deteriorate the situation of Indian banking industry as well as the Indian economy. तो प्री बजट सेशन की जो डिस्कशन चल रहा है CII में लेकर के, उसमें बेसिकली उसने इंडियन बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अपने सजेशन दिए। तो इसी तरह CII, फिक्की, एग्जिम बैंक से सारे जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, ये अपने इस समय प्री बजट सेशन के रिकमेंडेशन दे रही हैं एज पर देयर सेक्टर की, उनके सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट में उनके सेक्टर को मिलना चाहिए। तो CII ने बेसिकली बैंक्स को फोकस करते हुए जो बैड बैंक्स हैं उनके क्रिएशन का सजेशन दिया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। पीडियाट्रिक वैक्सीन्स वर्क में बिगिन इन इंडिया बाय मिड ऑफ 2021. So the pandemic year has turned the conventional way of developing vaccines on its head. अभी जो वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं दैट आर एक्चुअली फॉर द एज्ड ऑफ 18 और अबव। अभी जो पीडियाट्रिक्स हैं मीन्स जो चिल्ड्रन हैं, बेबीज़ हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, उनके वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि इनको लेकर के इनिशिएटिव नहीं है, बट जो रिसेंट वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं दैट इज़ एक्चुअली फॉर एज्ड 18 एंड अबव। जो अभी रिसेंट वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं वो बेसिकली 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए चल रहे हैं। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई इनिशिएटिव नहीं लाया गया है बच्चों की वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के। कई कई बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम बात करें, फाइज़र, मॉडर्ना, भारत बायोटेक, इस तरह की कंपनीज ने 12 साल तक के बच्चों के लिए, 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 12 से कम के लिए अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं स्टार्ट किए गए, बट 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो चुके। तो हो सकता है बहुत जल्द ही 18 से नीचे के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पब्लिक हैं, उनके लिए भी वैक्सीन ट्रायल को लेकर के लाइसेंस की एप्लीकेशन ड्रग रेगुलेटर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास आए। और जो अगर पीडियाट्रिक्स की बात करें, 12 से जो नीचे यानी बच्चे जो किड्स होते हैं, उनके लिए वैक्सीन ट्रायल्स अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 21 के मिड में स्टार्ट होगा। अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिए गए क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस। ऐसा देखा गया कि जनरली जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है कोविड-19 से वो एज 18 के ऊपर है। चिल्ड्रंस दे हैव अ वेरी इम्यून और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कोविड-19, तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स। दैट इज़ वाई द मेन फोकस इज ऑन अबव 18 पॉपुलेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिलायंस जियो टू गो फॉर नेक्स्ट जेन नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर 5G। तो रिलायंस जियो इज प्लानिंग टू लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन 5G स्टैंड अलोन ऑपरेशन option 2 architecture for its network or skip the current interim standard used by most of the network across the globe। तो Reliance जियो फर्स्ट मूवर के एडवांटेज को लेने के लिए सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च करने जा रहा है एज ऑप्शन 2, and for that Reliance has started for developing the network architecture. The current interim architecture known as non-standalone 5G that enables the operator to leverage their existing investment into their 4G LTE network and reduce the capital cost. But while it offers the high speed and reach, the wireless mobile broadband to homes service, new and lucrative services cannot be enabled on this platform. तो basically है क्या, ये न्यूज़ ये कह रही है कि अभी जितनी भी कंपनी जो 5G लॉन्च करने जा रही थी दे वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन हाइब्रिड मॉडल। बहुत सिंपल टर्म अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑलरेडी जो उनके पास 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर था, 4G का आर्किटेक्चर था, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके कंपनीज वर रेडी टू प्रोवाइड द 5G सर्विसेज। लेकिन उस जाहिर सी बात है अगर वो 4G का मॉडल है, 4G का आर्किटेक्चर है, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो 5G की वो इनेबल नहीं हो सकती, जैसे कि वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड टू होम, several new and lucrative services cannot be enabled on that platform। तो जो जितनी भी इंडिया में जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्व कंपनीज हैं, दे वर एक्चुअली रिलाइंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर प्रोवाइडिंग द 5G सर्विसेज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद। बट जो रिलायंस जियो है दैट इज करेंटली हैव डिसाइडेड टू डेवलप द non-standalone 5G network. It means pure 5G network
इंस्टॉल करने जा रहा है रिलायंस जियो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मॉडिफाई इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क of 4G LTE network, but in order to provide the better services in comparison to their competitors, Reliance Jio is planning to launch the next generation 5G stand-alone option 2 architecture for its upcoming 5G network. तो Reliance Jio totally 5G architecture establish करने जा रहा है, जिससे कि ऐसे सर्विसेज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क पर नहीं प्रोवाइड करी जा सकती उनको भी वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके बाय इंस्टॉलिंग द न्यू 5G network architecture for its 5G services. A new network that has 5G core as well as the 5G radio which works with 3500 and other millimeter bands. और जैसा कि हम सभी को पता है अभी रिसेंटली आगे आने वाले टाइम में जो भी स्पेक्ट्रम है उनका भी रिन्यूएबल होगा। तो अगर रिलायंस जियो उससे पहले अपना आर्किटेक्चर डेवलप कर लेता है 5G का, तो आगे आने वाले स्पेक्ट्रम में हमें हो सकता है देखने को मिले रिलायंस जियो बहुत ज़्यादा एडिशनल स्पेक्ट्रम बाय करे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एंड दैट विल गिव द sharp edge to the Reliance Jio against its competitor, it may be Airtel or the Vodafone. तो इसको स्ट्रैटेजी की लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इसके बाद रिलायंस जियो प्योर 5G नेटवर्क पर आ जाएगा। जो उसके कस्टमर्स होंगे दे कैन अवेल द प्योर 5G नेटवर्क सर्विसेज, जो कि अभी एयरटेल और वोडाफोन इस तरह की प्लानिंग में नहीं है। दे आर एक्चुअली मॉडिफाइंग देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क in order to provide the 5G services to their customers, जबकि रिलायंस प्योरली 5G सर्विसेज पर आने के लिए तैयार है। दैट इज वाई रिलायंस इज डेवलपिंग द न्यू नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर द 5G सर्विसेज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ONGC begins production at 8th hydrocarbon basin. Oil and Natural Gas Corporation, that is also called as ONGC, has begun the crude oil production at the Ashok Nagar One Well Bengal Basin, North 24 Pagan District. तो इसके बाद जो बंगाल बेसिन है इंडिया का वो प्रोडक्शन के टर्म्स में 8th नंबर पर आ गया है, एंड दैट जॉइंस द रैंक ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी बैंक। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें क्रूड ऑयल के, तो बंगाल बेसिन जो है वो ONGC की इस फैसिलिटी के स्टार्ट होने के बाद में 8th पोजीशन पर आ गया, और इससे पहले 8th पोजीशन पर कौन था? कृष्णा एंड गोदावरी बैंक्स। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि इंडिया में जो हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है। And this makes the ONGC having discovered and put to production 7 out of 8 producing basins of India, covering approximately 8.3% of established oil and gas reserves. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.